हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोपी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूं 2005 में रिलीज हुआ हाउस ऑफ वैक्स। मूवी के स्टार्ट में हमें 1974 का वक्त दिखाया गया है, जहां एक औरत किचन में वैक्स मास्क बनाने का काम कर रही थी। वहां उसका बेटा ब्रेकफास्ट कर रहा था, पर तभी वहां उस औरत का हस्बैंड एक दूसरे बच्चे को वहां लेके आती है, जो बहुत ही पैनिक कर रहा था। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भी बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों उस बच्चे को एक चेयर पे बैठा के उसके हाथ पांव चेयर के साथ बांध देते हैं। बच्चा इतनी जिद कर रहा था कि उसके बंधे हुए हाथों से खून निकलने लगता है और उसे शांत करने के चक्कर में उसकी माँ उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़कियां कार्ली और पेज बैठ के कार्ली के न्यू जॉब इंटर्नशिप के बारे में बात कर रही थी। उसकी न्यूयॉर्क की एक फैशन मैगजीन में इंटर्नशिप लगी थी। तभी वहाँ कार्ली का बॉयफ्रेंड वेड आ जाता है और निक के बारे में पूछता है। वो कार्ली से थोड़ा चिढ़ा हुआ था और कहता है कि उसे साथ लाने की क्या जरूरत थी। निक एक्चुअली कार्ली का जुड़वा भाई था और कार्ली कहती है कि उसे ब्लेक ने इनवाइट किया है, मैंने नहीं। ब्लेक उनका फोर्थ फ्रेंड था। उनके साथ एक और लड़का था जिसका नाम डाल्टन था और वो सबकी वीडियोस निकाल रहा था। ये सभी लोग एक रोड ट्रिप पे थे, जहाँ वो एक फुटबॉल मैच देखने जा रहे थे। ब्लेक जीपीएस की मदद से एक शॉर्टकट निकालता है, पर उस रोड पे रोड ब्लॉक होने की वजह से उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। सभी मस्ती करते हुए चलते हैं और रात काफी हो जाने की वजह से वो रुक के कैंप करने का सोचते हैं और अगली सुबह जल्दी निकलेंगे, ये डिसाइड होता है। उस रोड पे उनको एक वैक्स म्यूजियम का बोर्ड भी दिखता है। सभी एक जगह पे कैंप लगाते हैं, बट थोड़ी देर के बाद उन्हें वहां पे एक बहुत ही बुरी स्मेल आती है, जैसे कि कुछ मरा पड़ा हो। पर वो सभी उस स्मेल को इग्नोर करके एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहां एक जीप आ जाती है और सबको क्रीप आउट करने लगती है। कई बार बोलने के बाद भी वो अपनी हेडलाइट्स बंद नहीं करता, तो निक उस जीप की एक हेडलाइट तोड़ देता है। फिर वो जीप वहां से चली जाती है। जब रात में सब सो रहे थे, तो अचानक कार्ली की नींद खुल जाती है। वो टेंट से बाहर निकल के देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। दूसरे दिन जल्दी उठने के बजाय सभी लोग काफी लेट उठते हैं। डाल्टन को वहां उसका कैमरा कहीं नहीं मिल रहा था। गर्ल्स जंगल में फ्रेश हो रही थी जब उनको वो गंदी स्मेल फिर से आती है और कार्ली स्मेल कहाँ से आ रही है ये देखने चली जाती है। वो काफी केयरलेसली चल रही थी और फिसल के एक पिट में जा गिरती है, जो डेड एनिमल वेस्ट और लेफ्ट ओवर से भरी हुई थी। कार्ली चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुन के सभी लड़के वहां आ जाते हैं। वेड उसे बाहर निकालता है और तभी वहां एक आदमी अपने ट्रक में एक मरी हुई हिरन को वहां डंप करने आ जाता है। वो आदमी काफी वियर्ड था। पिट में गिर जाने की वजह से कार्ली के हाथ पैरों में काफी खून लग गया था और वो जब फ्रेश हो रही थी तो वो आदमी उसे बड़ी ही गंदी नजर से देख रहा था। वेड की कार का फैन बेल्ट डैमेज हो गया था और वो उस आदमी से किसी ऐसी जगह के बारे में पूछता है जहां उसे ये पार्ट मिल जाए। तो वो आदमी बताता है कि वहां नियरेस्ट टाउन में एक गैस स्टेशन है जहां उसे वो पार्ट मिल सकता है और वहां तक लिफ्ट देने के लिए भी ऑफर करता है। कार्ली वेड के साथ जाती है। कार्ली और वेड को लिफ्ट देते हुए वो आदमी कार्ली को चेकआउट करता रहता है। कार्ली को उस आदमी के पास एक चाकू दिखता है जिसमें खून लगा था। वो आदमी दोनों को अपनी चाकू दिखाने लगता है, जिससे दोनों काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि वो अब आगे का रास्ता वो चलकर जाएंगे, जिससे वो आदमी नाराज हो जाता है। वेड और कार्ली चल के जाते हैं और वो आदमी उनको ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई पार्सल डिलीवर कर दिया हो, और वो उन्हें देखता ही रहता है जब तक वो उस टाउन में घुस नहीं जाते हैं। इस टाउन का नाम एम्ब्रोस था। उन्हें टाउन का गैस स्टेशन मिल जाता है, पर उन्हें वहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं देता। पूरे टाउन में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वो चर्च में जाके पूछने का सोचते हैं, पर वहाँ किसी का फ्यूनरल चल रहा था और चर्च का फादर उन्हें एक अनोइंग लुक देता है। वो माफी मांग के बाहर निकल आते हैं और उनके पीछे एक आदमी आता है जिसके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी। कार्ली और वेड उसे बताते हैं कि कार खराब हो गई थी और वो बो नाम के इंसान को ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में उन्हें उस वियर्ड स्माइल वाले आदमी ने बताया था। वो आदमी कहता है कि बो उसी का नाम है और दोनों को एटीट्यूड दिखाता है कि सिर्फ एक फैन बेल्ट के लिए किस तरह से वो एक फ्यूनरल के बीच में घुस आए। जब कार्ली और वेड जा रहे होते हैं
तो वो वापस आता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए कार्ली से अपोलोजाइज करता है और वो आधे घंटे में गैस स्टेशन पे आने के लिए कहता है। दोनों आधा घंटा निकालने के लिए वैक्स म्यूजियम में चले जाते हैं। वैक्स म्यूजियम में जाके वेड दीवार को कुरेदता है तो पता चलता है कि बिल्डिंग भी वैक्स की बनी हुई है। वो अंदर चला जाता है और कार्ली भी उसके पीछे जाती है। अंदर वेड सभी स्कल्पचर्स को एडमायर करता है कि सभी फर्नीचर, शो पीसेस, स्कल्पचर्स वैक्स की बनी होने के बावजूद भी कितनी रियल लग रही थी। म्यूजियम का फ्लोर तक वैक्स का बना हुआ था। उन्हें लगता है कि म्यूजियम में वो अकेले थे और उन्हें ये पता नहीं था कि बेसमेंट में भी कोई था। वेड को वहाँ बहुत मजा आ रहा था। वहाँ उसे एक कुत्ता दिखता है जिसे देख के वेड को लगता है कि वो भी वैक्स का ही बना हुआ है, पर जैसे ही वेड उसके पास जाता है वो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। वहाँ एक पियानो रखा हुआ था और वेड जाके उसे बजाने लगता है। कार्ली को कुछ छोटे छोटे वैक्स स्कल्पचर्स दिखते हैं जिसमें आर्टिस्ट का नाम विंसेंट लिखा हुआ था। वहाँ रखे हर आइटम में इतनी डिटेल थी कि लग रहा था वो सब रियल है, पर कार्ली को ये सब बहुत क्रीपी लग रहा था। तभी कार्ली को वहाँ कोई दिखता है। वेड उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है पर उसे बाहर कोई नहीं दिखता। कार्ली को अंदर बहुत फ्रीकी फील होता है और वो एक डिसफिगर्ड स्कल्पचर से डर के बाहर भाग जाती है। वो दोनों गैस स्टेशन पे जाके फैन बेल्ट ढूंढने लगते हैं पर उन्हें जिस साइज का फैन बेल्ट चाहिए वो वहाँ नहीं होता। तभी वो वहाँ आ जाता है और बताता है कि उनको जो चाहिए उस साइज का फैन बेल्ट उसके घर पर पड़ा हुआ है और वो दोनों को अपने घर की तरफ ले जाता है। रास्ते में वो हाउस ऑफ वैक्स म्यूजियम के ओनर्स की स्टोरी सुनाता है कि कैसे क्रूडी नाम की औरत वहाँ की ओनर थी और वैक्स स्कल्पचर्स बनाया करती थी। उसका हस्बैंड एक डॉक्टर था जिसका लाइसेंस कैंसिल हो जाने की वजह से वो लोग इस छोटे से टाउन में मूव हो गए थे। फिर उनके बच्चे भी हुए। ट्रूडी बहुत फेमस वैक्स स्कल्पचर थी, पर ट्रूडी बीमार पड़ गई थी और जब उसके हस्बैंड उसको बचा नहीं पाया तो उसने खुद को भी गोली मार ली। उनके बच्चों को फॉस्टर केयर में भेज दिया गया। विंसेंट ट्रूडी का ही बेटा था। जब वो बो के घर पहुंचते हैं तो वो कहता है कि वो उनको उनकी कार तक छोड़ आएगा, पर कार्ली बोलती है कि उनके फ्रेंड्स उनको लेने ऑलरेडी आ रहे थे। वेड को वॉशरूम यूज करना था इसलिए वो बो के घर में चला जाता है और कार्ली कार के पास वेट करती है। वेड वॉशरूम से निकलता है पर उसे बो कहीं नहीं मिलता तो वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है। वहाँ उसे काफी अजीब चीजें दिखती हैं। उसे वहाँ एक मिनी ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह भी दिखती है जहाँ बेड पे स्ट्रैप्स लगे हुए थे और बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। कार्ली कार के पास बोर हो रही थी और अचानक उसकी नज़र कार के हेडलाइट पे पड़ती है और उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये वही जीप है जो पिछली रात उन्हें परेशान कर रही थी। वो वेड को सिग्नल करने के लिए जीप का हॉर्न बजाती है, पर घर के अंदर अंधेरा छा जाता है। वेड उस रूम में लॉक हो गया था और दरवाज़ा पीटने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी अचानक एक आदमी जो उस रूम में छुपा हुआ था वो वेड को घायल कर देता है। वेड लड़ने की कोशिश करता है पर वो अजीब आदमी उसे स्टैब कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। कार्ली ब्लेक को कॉल करती है पर पेज और ब्लेक मचाने में बिजी थे तो फोन नहीं उठाते, पर कार्ली एक वॉइस मैसेज छोड़ती है कि पिछली रात का जीप वाला उसी टाउन में था जहां वो गए थे। इतने में बो बाहर आ जाता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। कार्ली फटाफट कार के अंदर बैठ जाती है और दोनों डोर्स लॉक कर देती है। ये देखकर बो को आता है गुस्सा और वो कार्ली पे अटैक कर देता है। कार्ली जैसे तैसे कार स्टार्ट करके उल्टा सीधा चलाने लगती है और एक डिच में जाके फंस जाती है। उसे उसका फोन भी नहीं मिलता जो सीट के नीचे गिर गई थी। वो कार से निकल के भाग जाती है। दूसरी तरफ निक और डाल्टन कार्ली और वेड को लेने आ तो रहे थे पर उनको ये टाउन एम्ब्रोस जीपीएस में कहीं भी नहीं दिखता, जो कि बहुत अजीब था। वेड को उसका अटैकर खींच के बेसमेंट में बने रूम में लेके जाता है जहां पहले वो उसके सारे कपड़े उतार के उसकी इंजरीज को क्लीन करता है और स्टिच करता है। फिर वो वैक्स लगा के उसकी सारी फेशियल हेयर निकालता है। इस आदमी ने वेड को एक इंजेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से वो खुद को बचाने के लिए हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वेड को एक चेयर पे बैठा के लॉक कर दिया जाता है और चारों तरफ से उसके ऊपर लिक्विड वैक्स शावर किया जाता है।
ये आदमी वेड के जिंदा रहते ही उसको वैक्स स्कल्पचर में कन्वर्ट कर रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस था। कार्ली टाउन में इधर उधर भाग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। फिर उसे याद आता है कि उसने चर्च में कुछ लोगों को देखा था, तो वो हेल्प मांगने के लिए चर्च में भागती है, पर वहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं था और सभी वैक्स के पुतले थे। तभी वो वहाँ आ जाता है और कार्ली को ढूंढने लगता है। कार्ली चर्च से भागती है पर वो उसे पकड़ लेता है। वो कार्ली को उठा के गैस स्टेशन के बेसमेंट में ले जाता है और एक चेयर पे बांध देता है। कार्ली को बो के हाथ पे कुछ पुराने जख्मों के निशान जैसा दिखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वही बच्चा था जिसे उसके पेरेंट्स चेयर पे बांध रहे थे। इन सब के बीच निक और डाल्टन वहां आ जाते हैं, पर गैस स्टेशन पे उन्हें कोई नहीं मिलता, तो दोनों अलग अलग रास्ते जाके कार्ली और वेड को ढूंढने का सोचते हैं। वो कार्ली के लिप्स को इंस्टेंट ग्लू से सील कर देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। कार्ली को चेयर का एक हैंडल लूज मिलता है और बो के चले जाने के बाद वो उसे तोड़ने लगती है। तभी निक वहां वापस आ जाता है और बो से कार्ली और वेड के बारे में पूछता है। बो कहता है कि वहां कोई नहीं आया था। कार्ली निक को सिग्नल देने के लिए अपनी उंगली बाहर निकालती है और ये बो देख लेता है। वो निक की नजरें बचाकर उसकी उंगली ही काट देता है, पर फिर वो किसी तरह अपने होठों को खोल के निक को आवाज लगाती है। निक फुटबॉल प्लेयर था और वो बहुत फुर्तीला था। वो बो को गैस स्टेशन के बाहर ही लॉक कर देता है और नीचे जाकर कार्ली को फ्री कर लेता है। दूसरी तरफ डाल्टन वैक्स म्यूजियम में पहुंच जाता है। वहां उसे वेड का पुतला दिखता है। पहले उसे लगता है कि वो वेड ही है और वो उसके साथ बात करने लगता है। डाल्टन को वेड की स्किन कुछ अजीब लगती है, तो वो उसे टच करता है और फिर वो उसे कुरेद कुरेद कर निकालने लगता है। वहां अचानक वो डिफॉर्म फेस वाला आदमी आ जाता है। डाल्टन भागता है पर वो आदमी उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। यहाँ जंगल में ब्लेक और पेज को भी मार दिया जाता है। निक प्रोटेक्शन के लिए एक शॉप से क्रॉसबो उठाता है, पर तभी वहाँ बो शॉटगन लेके आ जाता है। भाई बहन थिएटर के अंदर चले जाते हैं छुपने के लिए। वहाँ भी थिएटर फुल होता है वैक्स मम्मीज से। निक और कार्ली उनके ही बीच बैठ जाते हैं। वो कार्ली को देख लेता है और गोली चला देता है, पर कार्ली बच जाती है और निक क्रॉसबो से बो को घायल कर देता है। दोनों थिएटर से भागते हैं और बो के घर जाते हैं, क्योंकि बो के जीप में कार्ली का सेलफोन छूट गया था। निक कहता है कि वो बो का ट्रक लेके भाग जाएंगे और पुलिस को लेके वापस आएंगे वेड और डाल्टन के लिए, पर कार्ली वेड के बिना नहीं जाना चाहती। कार्ली को उसका सेलफोन कार में कहीं नहीं मिलता। वो वेड को ढूंढने पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ बो आ जाता है। कार्ली देखती है कि बो विंसेंट को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। कार्ली को निक मिल जाता है और निक उसे वो सीक्रेट टनल दिखाता है जहाँ से विंसेंट ने वेड पे अटैक किया था। दोनों अंदर चले जाते हैं और लाइट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे बो और विंसेंट को पता चल जाता है कि वो बेसमेंट में है। उस बेसमेंट में आगे बढ़ने के बाद निक और कार्ली उसी वर्कशॉप पे पहुंच जाते हैं जहां वेड को मॉमिफाई किया गया था। निक को डाल्टन मिलता है सेम वेड की जैसी हालत में। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर डाल्टन का सिर ही अलग हो जाता है। विंसेंट कार्ली और निक पे हमला कर देता है, पर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। भागते हुए वो हाउस ऑफ वैक्स म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वेड का पुतला मिलता है। बेसमेंट में आग लग जाने की वजह से पूरा वैक्स म्यूजियम पिघलने लगता है। वो निक के पैर में चाकू घुसा देता है, पर कार्ली आके उसको बचा लेती है। विंसेंट आ जाता है और कार्ली पे अटैक करता है। सब कुछ पिघल रहा होता है। निक जल्दी से कार्ली के पास पहुंचता है और निक और कार्ली मिलके विंसेंट को मार देते हैं। दोनों म्यूजियम का वॉल कुरेद कर बाहर निकलते हैं। अगली सुबह वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस कार्ली और निक को बताते हैं कि उस टाउन में एक शुगर मिल था, जिसके बंद हो जाने के बाद ये टाउन 10 साल से खाली पड़ा था और अब वो मैप में भी नहीं था। अगर हाउस ऑफ वैक्स में आग लगने की वजह से इतना धुआं नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा था। कार्ली और निक को एम्बुलेंस से रवाना किया जाता है और पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि बो विंसेंट 2 भाई नहीं थे, बल्कि उनका एक तीसरा भाई भी था। कार्ली टाउन के बाहर उस अजीब से इंसान को विंसेंट के डॉग के साथ देखती है, जो कार्ली और वेड को उस टाउन में लेके आया था।
यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थे और इतनी सारे मर्डर्स में इक्वली इन्वॉल्व थे। ये अजीब आदमी लोगों को भुला फुसला के टाउन तक ले आता था, वो उनको मारता था और विंसेंट उनका पुतला बनाता था। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उन मूवीज़ के सजेशंस भी दीजिएगा जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ। Until next time, take care, goodbye.